नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मोनिका अवस्थी और आप देख रहे हैं सरल भारत। दोस्तों, लेखकों के साथ साहित्यिक सफर हमारा पिछले कुछ दिनों से जारी है और इसी सफर को हम आगे बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि आप इसमें बहुत रुचि दिखा रहे हैं। तो आपकी रुचि को मानकर हमारी सरल भारत की लेखार्चना श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लेखकों में बहुत ही प्रसिद्ध, जाने माने और बहुत ही युवा लेखक शशांक भारतीय जी। सर, बहुत बहुत नमस्कार एवं स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। बहुत धन्यवाद सर, आपकी जो बुक किताब है देहाती लड़के, वो बहुत ट्रेंड में रही है। 2019 में बहुत लोगों ने उसे पसंद किया है, अपना प्यार दिया है और बेस्ट सेलर के लिए भी सर नामांकित हुई, बेस्ट सेलर अवार्ड मिला है उसे। तो हाँ, सर उसके बारे में कुछ बताएं। 2 बार रही उसमें। हाँ, किताब के बारे में या किताब की कहानी के बारे में? सर किताब बताएं पहले, कैसे सोचा किताब लिखना, क्या है किताब देहाती लड़के? आ, आ, मैंने ग्रेजुएशन किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से और वहीं जी। से मैंने एसएससी और बैंकिंग की तैयारी की। तो एसएससी के दिनों का स्ट्रगल एक बड़ा यूनिक स्ट्रगल होता है और आप तो देखते होंगे करीब एसएससी में करीब 30 से 40 लाख फॉर्म ग्रेजुएट लेवल और उसका स्टेनोग्राफर और सीएचएसएल मिला दिया जाए, सीपीयूएसआई, तो तमाम तरह के एग्जाम होते हैं और सारे लड़के इसमें भाग लेते हैं। बड़ा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन यूपीएससी से भी ज्यादा होता है क्योंकि इसमें संख्या बहुत ज्यादा है लोगों की। तो गाँव से, छोटे कस्बों से लोग आते हैं तैयारी करने, कोचिंगों में एडमिशन लेते हैं और तो उस रेस में मैं भी था और मैंने वो दिन देखे और वो जो स्ट्रगल है मैं वो जिया और उससे अपनी रास्ता बना के मैं निकला। मैंने सिलेक्शन लिया और मैं आ गया नौकरी में। लेकिन मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो मेरे साथ भी अभी भी बहुत से दोस्त थे जो स्ट्रगल कर रहे थे और सबकी अपनी कहानियां थी। सब गांव से कुछ सपने लेके आए थे, सबके कुछ ना कुछ उम्मीदें थी और आप उम्र के इस पड़ाव में होते हो। ये एक वय संधि का एक काल होता है जब आप युवा अवस्था से जस्ट आए होते हो, गुजर रहे होते हो। इस अवस्था में आपको प्यार भी होता है, आपकी पक्की वाली दोस्ती भी होती है, घर से प्रेशर आता है। तो ये बड़ा एक खूबसूरत या तनाव भरा कहें, इतना छोटा सा दिमाग, छोटा सा बच्चे का दिल है और वो इतने सारे तनाव लेके जी रहा होता है, स्पीड टेस्ट दे रहा होता है। तो मैंने कहा कि ये बड़ी यूनिक सी दुनिया है और यूपीएससी पे या दूसरी हाई फाई कॉलेज लाइफ पे जेएनयू या सेंट जेवियर्स, इनकी कहानियां आ चुकी हैं, पर छोटे शहरों की और ये गांव से आए लड़कों की कहानियां आना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये काम किया कि मैंने इस कहानी का एक छोटा सा सिरा लिया और मैंने एक प्रतिलिपि नाम की वेबसाइट है उस पर मैंने डाल दिया। तो लोगों को बहुत पसंद आई कि आगे क्या हुआ। तो मैंने एक चैप्टर और लिखा और डाल दिया तो लोगों को पसंद आया, आगे क्या हुआ। तो मैंने कहा अभी रुक जाता हूँ, अब इसको पूरा लिख लेता हूँ और लिख के मैंने संपर्क किया हिंदीगुम से। तो वो काफी दिन इस असमंजस में रहे कि ये लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अंततः उन्होंने फैसला किया कि ये कहानी जानी चाहिए और कई लोगों ने बहुत सराहा। हिट हुई, बेस्टसेलर लिस्ट में 2 बार गई और मुझे बराबर अभी भी बराबर लोगों के मैसेज आते हैं, सर आगे क्या हुआ कहानी में और ये लिखिए सर, इस पे लिखिए, ये कहानी कैसे रही सर, ये तो मेरे साथ ही हुआ है। मैक्सिमम मैसेज ये आए हैं कि सर ये तो मेरी कहानी है। तो ये एक अनुभव बहुत अच्छा रहा। तो लिख दिया, आ गई किताब और मैं आपके पास सामने हूँ। सर, देहाती जो शीर्षक है वो लोगों में अपनेपन की बहुत खास अनुभूति कराता है। मतलब जैसे कोई पथिक चल रहा है बहुत लंबा रास्ता और नदी का पानी मिलते ही मतलब एक जो प्यास की और एक सुकून की अनुभूति होती है ना कि प्यास बुझ जाएगी, अब बस सुकून आएगा। ऐसा शीर्षक देहाती है। मतलब ऐसा लगता है हम में आप में से किसी ने एक बात कह दी हो देहाती, तो देहाती लड़के। सर क्या सूझी आपको इस शीर्षक के पीछे का जो कहानी है, जो विवरण है, वो सुना है हमारे दर्शकों को। ये जो विवरण है, देहाती नाम मेरे जहन में कैसे आया, और इनफैक्ट सबसे पहले जब मैं लिख रहा था यही नाम मेरे पास आया क्योंकि जो गांव से लड़के आते हैं सबसे पहले अगर जरा सी भी शहर के माहौल में एडजस्ट नहीं हुए तो अगला बंदा कहता है गांव से आए हो क्या। ये स्लैंग की तरह यूज होता है, गांव से आए हो क्या। तो ये मेरे दिमाग में था शीर्षक। और फिर मैंने जब अप्रोच किया तो अब बहुत से लोगों ने कहा कि ये नहीं जमेगा, ये शब्द शहर में लोग नहीं पसंद करेंगे, देहाती लड़के का मतलब
क्या गांव में कंचे खेलते हुए लड़कों की कहानी है क्या? तो पर इस पूरे टाइटल के पीछे कहानी है, और वो मैं कविता के माध्यम से कहूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। कविता गांव से आए लड़कों पे ये कविता है, और इसके माध्यम से जो उनका पूरा स्ट्रगल है वो सामने आता है। मैंने ये लिख ली कविता। कविता इस प्रकार से है कि गांव से आए हुए लड़के समेट लाते हैं थोड़ा सा देहात, अपने साथ लाए हुए देसी घी और अचार के साथ। उनका देहात तख्त के नीचे बिछे आलू के साथ सांप लेता है। वे छोड़ आते हैं कच्चे रास्ते, झरबेरी के बेर, सुबह की जयराम और पैलगी। वे कनखियों से देखते हैं खूबसूरत अटेंडेंट को, चकमक चकमक। लटका लेते हैं गले में पट्टियां, महिंद्रास बैंकिंग और पैरामाउंट एसएससी की, ये कोचिंग है वहां की। वे कनखियों से देखते हैं खूबसूरत अटेंडेंट को, चकमक चकमक। शहर का औसत हिस्सा जहां कमरे सस्ते मिलते हैं, बस जाती हैं छोटी छोटी कोठरियां। मेज के सामने लगे टाइम टेबल के साथ चस्पा हो जाते हैं कुछ सपने। लूसेंट सामान ज्ञान, वर्ड पावर मेड इजी और प्रतियोगिता दर्पण के साथ तहा दी जाती हैं माँ की उम्मीदें और बाप की खो चुकी हंसी। दौड़ शुरू हो जाती है जिसे हम जिंदगी तो नहीं कह सकते। कोचिंग, स्पीड टेस्ट और पोस्टर पर लगे चेहरों के बीच की दौड़। चेहरे जिनके नीचे उनकी ऑल इंडिया रैंक लिखी होती है। शुरुआती दिनों में टेबल लैंप देर तक जलता है, और स्पीड टेस्ट के रिजल्ट पर उंगलियां चलाते लड़के, अपने से ऊपर लिखे नामों से दोस्ती करते लड़के, किसी लड़की से मिलने पर माई सेल्फ करते लड़के देहाती लगते हैं। नोटिफिकेशन और टलती परीक्षाओं के बीच वो इतनी दोस्तियां बना लेते हैं कि कम करवा सकते हैं कोचिंग की फीस किसी नए लड़के के लिए, या घर से पैसे देर से आने पर चला सकते हैं खर्च महीना दो महीना। भारत के किसी सर्वे ने छोटी सी इस इकोनॉमी का अध्ययन ही नहीं किया। शहर के आंकड़ों में जनसंख्या आई ही नहीं। फफक पड़ते हैं वो कमरे की दीवार दरवाजों के पीछे रिजल्ट के दिन। फिर सहज होते हैं कि दोस्त को बधाई भी तो देनी है। घर वाले समझदार होते हैं, वो नहीं करते उस दिन फोन। वो खुद ही मिला देते हैं गांव के किसी दोस्त का नंबर। यार कोई टूर्नामेंट चल रहा है गांव में, टूर्नामेंट तो नहीं चल रहा गांव में। सोचते रहते हैं कि वो 2 नंबर की चूक कहाँ हो गई। घपले हो जाते हैं एंटोनिम और सिनोनिम के बीच। तो ये उनकी जिंदगी पर कविता थी, और यहीं से देहाती लड़के जो है वो शब्द आया। आई थिंक मैंने आपका जवाब देने की कोशिश की। जवाब ठीक रहा? बहुत खूबसूरत सर। सर आपकी कविता सुनकर बहुत सारे दर्शक रोमांचित हो चुके हैं। शुभम तिवारी जी बहुत सारा प्यार दे रहे हैं आपको। अमृता जी आपको वेलकम बोल रही हैं। मनीष पांडे सर नमस्कार बोल रहे हैं। हीरा जी नमस्कार बोल रहे हैं आपको। सर दर्शक एकदम कगार में आ गए हैं आपकी कविता सुनकर। 1 बाय 1 सबके मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। सर आपकी जो कहानी उसी के तर्ज पे 2 लाइन मैं भी कहूंगी कि वो यूं ही थका अध जगह नहीं है, वो यूं ही थका अध जगह नहीं है जीवन की भागदौड़ में। कुछ ख्वाबों तले वो भी जगह होगा, कुछ ख्वाबों तले वो भी जगह होगा। यूं ही नहीं है उसके नर्म पैरों पर छाले, किसी अपने से जख्म उसे भी मिला होगा। सर हम जनरली मुकर्रर थैंक यू सर। सर जनरली इन बातों को हम मतलब दूसरे मोड से जोड़ते हैं, रोमांस वाले, प्रेम संबंध से, पर कभी छात्रों के ऊपर कितना प्रेशर है, कितनी समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, कभी उनकी मनोवृत्ति जानने की इच्छा ही नहीं हुई किसी की? मैं बताऊं कि छात्रों में ये दोहरी मनोवृत्ति होती है। प्रेम तो होता ही है, स्ट्रगल भी होता है। तो उसका ये उसकी मनोवृत्ति को हम ऐसे दिखा सकते हैं कि मैं खेत सींचता हूँ जैसे पानी में खेल रही हो तुमको देखूं या कल अपना, ये नजर मुझे भरमाती है। तुम आज डुभावन लगती हो, मुझे कल की फिक्र सताती है। तो उनकी ये दोहरी जो व्यथा है वो दोहरी है। बहुत खूब सर, बहुत खूब। नहीं सर, तो मैं वही थी कि छात्रों की जो मनोवृत्ति है वो आपने साकार करके रख दी अपनी कविताओं में, अपनी किताब देहाती लड़के में, जहां आपने पैरामाउंट कोचिंग्स का जिक्र किया, महिंद्रा कोचिंग का, तो बिल्कुल यथार्थ बैठता है वर्तमान के परिवेश में। जिस तरीके से सब गले में कार्ड टांग कर, और ऐसा लगता है सब नौकरी पेशा ही हो गए हो तो यथार्थ चित्रण किया है।
सर कैसा लगता है इतनी कम एज में इतनी युवा लेखक होने के साथ साथ, पहले आपके बारे में जहां तक मैंने सुना है या पढ़ा है, पहले आप भी विज्ञान संघ का आए थे, विज्ञान क्षेत्र से थे, फिर दिल्ली से एमए के साथ साथ आपने कोचिंग्स की, और फिलहाल आप सरकारी नौकरी पर हैं। मतलब जो नॉर्थ इंडिया जिसे हम कह सकते हैं, उत्तर भारत के लोगों का मतलब बचपन का सपना होता है सरकारी नौकरी पे जाना है, कुछ भी है पैकेज वैकेज एमएनसी नहीं समझते। तो बहुत अच्छी रेप्यूटेड पोस्ट पे हैं आप। हाँ, एसएससी वालों का एक ही सपना है, वो इनकम टैक्स में हाईएस्ट रैंक जाती है, तो वही मिल गया मुझे सौभाग्य से। तो वही मतलब किताब भी लिखना, और उसके बाद एक किताब लिखी आपने छात्रों की मनोदशा पे, और वो एकदम बेस्ट सेलर पे पहुंच गई, हिट हो गई। सर क्या कैसी भावनाएं हैं मन में, कैसा विचार है मन में, कैसा लगता है सर इतनी कम उम्र में इतनी उपलब्धियां, और आप सोशल सेलिब्रिटी हैं अब तो। नहीं, मैं सेलिब्रिटी तो नहीं मानूंगा अपने आप को, और लेखक भी मैं उस जो परिपाटी है उसके हिसाब से मैं अभी तो नहीं कहूंगा अपने आप को। बस एक बात है कि मैं लिखता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है, बस मैं इस सिलसिले को बरकरार रखना चाहता हूँ कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जैसे मैंने उस छोटी सी जिंदगी में वो स्ट्रगल मैंने भी जी, और मैं उसमें पार करके आया, तो मैंने उसे महसूस किया और मैंने लिख दिया, लोगों को अच्छा लगा। मेरी यात्रा यहीं तक है कि मैंने लिखा और लोगों को अच्छा लगा। मेरा सोशल सेलिब्रिटी होना या ये प्यार है, मतलब सोशल सेलिब्रिटी वाला जो तमगा है मैं बगल में रख देता हूँ, और आप लोगों का प्यार मैं गले से लगा लेता हूँ। बस इतनी सी ख्वाहिश है। बड़प्पन है बाकी सर। बड़प्पन क्या छोटप्पन कुछ भी कह लीजिए, बस ये है कि जो मैं महसूस करता हूँ और जो मैं वास्तव में सोचता हूँ अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों युवाओं के लिए, तो मैं ज्यादा से ज्यादा ईमानदार तरीके से मैं अपनी कागज में उस चीज को उतार सकूं, उनकी जिंदगियों को। ये एक जिम्मेदारी भी है और ये खुद से एक उम्मीद भी है। जी सर। सर शिवांश जी लिख रहे हैं, यू आर सो ट्रू राइट मेट्रो फैक्ट। विशाल जी स्वागत कर रहे हैं आपका। अमृता मैम लिख रही है, यू आर मेकिंग मी इमोशनल। मैम सर वास्तविकता यही है कि हम जीवन कितना भी मतलब अच्छाइयों में जी लें या ऊंचाइयों में जी लें, कि मतलब बहुत कुछ मिल रहा होता है हमें जीवन में, पर जब बात चलती है हमारे स्ट्रगल टाइम की, संघर्ष के दौर की, जो आपने अपनी किताब देहाती लड़के में बिल्कुल साकार करके रख दी है, कितने संघर्ष होते हैं, वो पढ़ के हम खुद में उसको महसूस करते हैं कि ये मेरे साथ जैसे हो रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे, मतलब कैसी मनोवृत्ति रही आपकी, क्या धारणा रही देहाती लड़के में? इसके लिए जो देहाती लड़के की कहानी है उसका भी थोड़ा सा जिक्र रहेगा बीच में। और जो आपने कहा कि मनोवृत्ति की बात, तो एक बैटमैन फिल्म थी, मुझे उसकी एक लाइन बहुत पसंद है। मैंने उसका हिंदी अनुवाद ऐसा है कि आप क्या हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या करते हैं, और वही आपको परिभाषित करता है। तो मैं कहूँ कि मैं लेखक हूँ या मैं कहूँ कि मैं कुछ हूँ, इससे नहीं फर्क पड़ता। फर्क पड़ता है कि मैंने अपने आसपास के लोगों की जिंदगियों में क्या बदलाव में लाया। मैं लिख कर ही, अगर मेरे पास एक शक्ति मुझे मिली है ईश्वर से कि मैं लिख कर ला सकूं लोगों के सामने अगर कोई बदलाव, या उनकी जिंदगियों को इस तरह उतार सकूं कि उन्हें कुछ प्रेरणा मिले। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा खुशी इससे होती है जब मुझे जब मैसेज आते हैं लोगों के कि आगे कहानी में क्या हुआ या मुझे बहुत पसंद आया। इससे ज्यादा खुशी मुझे तब होती है जब वो कहते हैं कि सर मुझे इसको पढ़ के बड़ी थोड़ी सी मोटिवेशनल ऊर्जा मिली, कि मैं थोड़ा सा टूट गया था। और इस कहानी में ऐसा जिक्र है कि एक लड़का है जो टूट जाता है और वो सुसाइड तक चला जाता है, और एक लड़का है कि उस राह पे वो भी अग्रसर है लेकिन वो अपने आप को खड़ा करता है। तो अगर वो चीज मैं किसी एक भी लड़के के जीवन में कर पाया तो ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। और जहां तक कहानी की बात है, तो थोड़ी सी कहानी की बात कर लें कि इसकी कहानी क्या है। अभी तो मैंने ये एक खाका खींच दिया कि इस खाके के बीच में हमारी कहानी है देहाती लड़कों की, लेकिन अब थोड़ी सी किरदार की बात कर लेते हैं। तो एक लड़का है इसमें, राजदेव सिंह चौहान, गांव से आया है। ज्ञान बहुत है लेकिन ध्यान कम है, मतलब इधर उधर चक्कर मक्कर सब देख रहा है। नई नई दुनिया है उसके लिए ये शहर। तो गांव से आया है, नई संस्कृति में ढल रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है उसके अंदर ही। एक दूसरी शख्सियत है जो बाहर आना चाहता है, वो कहना चाहता है जो हमारा राजा चौहान नहीं कह पाता। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि
जो कहना चाहते हैं, जो वास्तव में है वो कह नहीं पाते, हमारा अंदर खुद घुलता रहता है। तो उसमें एक हमारे जो चरित्र है मेन, उसके अंदर एक दूसरा चरित्र भी है जो उससे बातें करता रहता है, हमेशा बात करता रहता है, जैसे वो खुद को क्रिटिसाइज करता रहता है। लिस्ट में अपना नाम देखता है, राजद्र सिंह चौहान, तो कहता है साला नाम देख के ऐसा लगता है खेत बेच के आए हो पढ़ने। तो ऐसे वो खुद को क्रिटिसाइज करता रहता है। ये कवि भी है, पीला सूट पहनती हो, सूरजमुखी सी लगती हो टाइप कविताएं भी लिखता है। फिर एक रजत, एक इसमें एक किरदार और है जिसका नाम मैंने शशांक रखा है। ये भी गांव से आया है। इसमें टेंशन ज्यादा है, मतलब उसे कोई कहेगा कि गांव से आए हो क्या, तो वो स्टाइल में कहेगा कि हाँ, आने वाले को कौन रोक पाया है। मगर इसकी एक कमजोरी है दूसरे वाले लड़के की, कि इसे लड़कियां बहुत पसंद है। इसे हर गुजरती हुई लड़की इसका दिल छेद के चली आती है, तो इसका दिल अब तक मच्छरदानी बन चुका है। तो ये आता है, इसने हर लड़की को, पूरी कॉलेज की लड़कियों की मार्क वो रेटिंग कर रखी है 5.6, 6.7, 7.8, हर लड़की की नाम रख रखे हैं। किसी का मिग 21 रख रखा है, किसी का फायर डिपार्टमेंट लिख रखा है, किसी का सुखोई रख रखा है। तो इस उसकी रेटिंग के हिसाब से एक 9 पॉइंट से भी ऊपर की लड़की है इसमें प्रेरणा, जिससे हमारे जो पहले वाले जो नायक है उसको प्यार हो जाता है। और फिर उसकी जद्दोजहद शुरू होती है कि कैसे वो उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, और फिर उसका एक और दोस्त बनता है कहानी में। तो इन 3-4 लड़कों की, गांव से आए लड़कों की, शहर में एडजस्ट होते लड़कों की कहानी है। तो फिर आगे आगे मैं बता दूंगा तो पूरी कहानी सामने आ जाएगी, पर इसको आप पढ़ के आपको मजा आएगा कि कहानी ये किस तरह से खुलती है। बिल्कुल सर, पढ़ने में सर मजा आएगा नहीं, पढ़ने में बहुत मजा आया है। और सर अगला अच्छा सवाल भी मेरा वहीं से है कि जी। जो किताब है देहाती लड़के, वो ऐसा लगता है कि खुद के जीवन का सरोकार ज्यादा है। तो सर कहाँ से आपने काल्पनिकता डाली उसमें? बहुत हद तक तो वो खुद की ही कथा लग रही है, और मैं कनेक्ट भी कर सकती हूँ इन चीजों को। तो काल्पनिकता का अभाव कहाँ से सर? काल्पनिकता का असर कहाँ से है? काल्पनिकता का असर इस तरह से है कि देखिए, मैंने कोई फैंटेसी तो लिखी नहीं है कि मैं पूरा हैरी पॉटर की एक दुनिया बना दूंगा उसमें। कहानी हम अपने आसपास से ही लेते हैं, चरित्र भी हम अपने आसपास से लेते हैं। बस उसमें मैंने काल्पनिकता का जो जोड़ डाला है वो ये है कि मैंने कुछ और चरित्र लिए हैं जो मेरे और मेरी खास मेरे संबंधी जिंदगियों से ना होके, और चरित्र जो काल्पनिक हैं। जैसे इसमें दिशा का चरित्र काल्पनिक है, इसमें गुन्नू का चरित्र काल्पनिक है, कई सारे काल्पनिक चरित्र कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट डालने के लिए, क्योंकि किसी एक चरित्र के माध्यम से आप बहुत सारे लड़कों की जिंदगी बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग संघर्ष है। कोई बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आया है, कोई नीची कास्ट के मतलब हम नीची तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो हमारा खाका बन तैयार है उसमें से कोई ओबीसी से आया है, कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग है। तो सबकी समस्याएं किसी एक पात्र से हम नहीं कहलवा सकते। तो इसके लिए मैंने कुछ अलग अलग पात्र लिए हैं, सबकी अपनी स्ट्रगल है। और उसमें एक दो पात्र जो हैं वो अपने अनुभव से निकाले हैं। बाकी जो एक सुसाइड वाला पात्र है जो सुसाइड कर लेता है, तो वो मैंने अपने आसपास देखा कि ऐसी घटना हुई थी और वास्तविक थी। तो वहां से थोड़ा सा काल्पनिकता का जोड़ लगा के, घटनाओं में थोड़ा जोड़ लगा के कहानी को मैंने जोड़ दिया है। तो आप कह सकते हैं कि 60% सच्चाई है और 40% मैंने कहानी में काल्पनिकता का जोड़ लगाया है जी। सर विशाल जी लिख रहे हैं, मुझे थोड़ी हंसी आ गई पढ़ के। सर हम अच्छा लोग अच्छा। अर्थात थोड़ा देहाती थोड़ा शहरी लड़कों का प्रेम से कोई सरोकार नहीं है, हम सभी क्या करें? आप इस विषय पर कुछ लिखें। प्रेम से सरोकार नहीं, नहीं तो इसी विषय पे मैंने लिखा है, देहाती लड़के इसी पे लिखा है मैंने, कि प्रेम से सरोकार नहीं है। तो प्रेम, आपको देखो, प्रेम से सरोकार, देखो बात बस इतनी सी है, प्रेम से सरोकार हर एक आदमी का है। और अगर आप इस उम्र में, अगर आपके साथ प्रेम का सरोकार नहीं है तो फिर आपके साथ थोड़ी गड़बड़ है, मुझे कहना होगा। और जो प्रेम की बात है उसमें मैं इतना कहूं कि बात बस इतनी सी होती है, साफ सीधी सपाट, कि तुम मेरे लायक नहीं हो, मगर रचे जाते हैं स्वांग। मैंने कभी उस तरह नहीं सोचा कि आंखें तौल लेती हैं फायदा और भविष्य, मगर बातें रचती हैं फिलॉसफी कि दोस्ती प्यार से बड़ी है। कुछ चुन नहीं पाते अच्छे शब्द मना करने के, वे तोड़कर संबंध भागते हैं,
मगर कुछ चालाक होते हैं, वो वो नहीं देते जवाब, क्योंकि वो खोना नहीं चाहते मुफ्त में मिल रहे एक दास दासी को। मगर बात सिर्फ इतनी सी होती है, साफ सीधी सपाट, कि तुम मेरे लायक नहीं हो। ये फिलॉसफी है प्रेम की जी, रिजेक्टेड सर प्रेम की। सर आप इतनी खुलकर बातचीत कर रहे हैं, लग नहीं रहा कि मैं लेखार्चा सेशन होस्ट कर रही हूँ, लग रहा है मेरा कोई मित्र आया है जो कि लेखक है और हमारी बातचीत हो रही है। ऐसी होनी चाहिए, ऐसी ही होनी चाहिए। सर सहजता बहुत है आपके स्वभाव में। लेखक में होनी चाहिए, मुझे तो लगता है। शुक्रिया। सर मैं अगला प्रश्न बिल्कुल नहीं लेने वाली हूँ मेरे दर्शकों का। ये कुछ भी प्रश्न किए जा रहे हैं, लिख रहे हैं कोई ट्रिक है क्या? मैं रोगी नहीं हूँ लेकिन लड़कियां भाव नहीं देती हैं। मोहित जी, विशाल जी, ये नई उम्र के जो लड़के हैं जिन्होंने आपकी किताब को ज्यादा ही दिल से पढ़ ली है, उनके कमेंट्स इस तरीके के आ रहे हैं सर। अच्छा। सर जेन्युइन क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कर लिए, कर लेते सर हैं। मैं आपकी किताब से ही जुड़ा क्वेश्चन करूंगी, और मैंने चूंकि आपकी किताब तो पढ़ ली है, उसमें सबसे शुरू में आपने एक डिस्क्लेमर दिया है कि वो जिसका जिक्र मैंने बार बार किया है उसके बारे में कोई नहीं पूछेगा मुझसे। सर आज किताब पूरी हो चुकी है, बेस्ट सेलर अवार्ड मिल चुका है, किताब बट चुकी है, तो मुझे उस वो का जवाब चाहिए। वो क्या है? कौन है वो सर वो है क्या जो शुरू में एंटर करती है क्लास में लड़की, फिजिक्स की वही क्लास प्रेरणा के दीक्षित, दौरान? हाँ 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 हाँ, प्रेरणा दीक्षित की ही बात हो रही है उसमें, कि जो पाठक के जिंदगी में भूचाल लाए, सॉरी पाठक नहीं, हमारे लेखक, सॉरी जो हमारा मुख्य पात्र है उसकी जिंदगी में जो भूचाल रख रखा है, उसी का जिक्र मैंने किया है कि वो उससे आप सीधा किताब में मिले तो बेहतर होगा। और उसी का मैसेज लास्ट में आता है, सबसे आखिरी लाइन जो है टीप टीप करके, वो उसी का मैसेज होता है, जिससे भूमिका बनती है कि अगर कहानी आगे बढ़ी तो सेकंड पार्ट क्या होगा। सर एक और बहुत कनेक्टेड चीज जो आपने युवाओं से जुड़ी लिखी है कि शुरुआत तो ऐसे होती है कि इंटर किया, हम मतलब अपने आप को 30 मार खान समझते हैं कि 90% आ गए, 94 आ गए। बिल्कुल अगले अब्दुल कलाम साहब का नाम नहीं लूंगी, पर हम साइंस ही है, विज्ञान हम ही, संकाय के लोग यही सोचते हैं कि कलाम जी हम ही हैं। हम ही है, हम ही दूसरे है। न्यूटन हम ही हैं। अच्छा फिर हम इंटर में दाखिल होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है हमें अपने फैशन सेंस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई सब कुछ नहीं होती है। इसमें नाम का बहुत इफेक्ट होता है। जिन लोगों, जैसे मेरा नाम तो चलिए मोनिका था, उस पर भी बहुत बातें होती थी नाम को लेकर। बिल्कुल उसमें भी बिल्कुल। आपने एक्सप्लेन किया है कि उसका नाम बहुत बड़ा रहता है, वो शॉर्ट करके लिख देता रजत, माय नेम इज रजत रजत। चौहान। तो सर ये हाँ इतनी हाँ। गंभीर मानसिकता कैसे समझी आपने? कैसे समझी? ये युवाओं की मानसिकता है, ये हम अपने आसपास देखते हैं, क्योंकि अच्छा अभी हम आते हैं जब गांव, जब अपने इंटर के कुएं से निकल के आते हैं, हमको लगता है हम ही दुनिया है, हम ही 90% है, हम ही हैं जो हैं। और जब आते हैं तो देखते हैं कि देखो ज्ञान कहीं बट नहीं रहा, ज्ञान फोटो चौराहे चौराहे पे फोटो कॉपी हो रहा है, ज्ञान कहीं बट नहीं रहा है। ठीक है, भारत में। तो वो सोचता है कि अभी थोड़ा जी लेंगे, ये सब तो होता ही रहेगा, सेट सेट शेड्यूल है। अच्छा हमारे यहाँ कुछ ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी पैटर्न नहीं है कि अ, इतना संवाद नहीं है प्रोफेसर या बच्चों में, कि शुरू आपकी मोल्डिंग, स्कूल में थोड़ा संवाद होता है लेकिन कॉलेज में नहीं होता। कॉलेज में एक दूरी होती है, प्रोफेसर, मैं क्लास 1 ऑफिसर लेवल का आदमी हूँ, मैं थोड़ा दूर से बात होगी वहां। सॉरी कला में तो हो भी जाता है, विज्ञान में तो थोड़ा दूरी रहती है। तो उसको लगता है कि यार पढ़ाई होती रहेगी, इतने पेपर हैं, इतना ये पैटर्न है, लास्ट में 1 महीना पढ़ के पास हो जाएंगे। अभी थोड़ा देख लें, अभी थोड़ा देख लें दुनिया कहाँ जा रही है, चक्कर मकर। कुछ सोचना है, कुछ दाढ़ी रख लें तो स्कूल लगेंगे, कुछ सोचना है कि शर्ट की बटन कितनी बंद रखें तो मामला बैलेंस रहेगा, कुछ सोचना है कि बाल की स्टाइल क्या होगी। कुछ लोग तो घर से साइकिल आई है तो सोच रहे हैं यार साइकिल स्टैंडर्ड नहीं बना रही है, स्टेटस नहीं बना रही है, पैदल जाएंगे। या कुछ को लगता है कि जिस बाइक है तो ही है। तो वो एक दौर होता है, वो दौर जो है वो अपना नाम कूल कर रहे हैं, मतलब अगर वो घर का नाम कमलेश है, फेसबुक पे केविन बने फिर रहे हैं, माय नेम इज केविन, शॉर्ट कर लिया। तो ये दौर है, ये युवा अवस्था का वया संधि का दौर है, और सबको अलग दिखने की चाहत है, आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत होता है उस समय, कि हम अलग कैसे हैं। वही चीज फेसबुक पे भी आदमी करता है कि हम अलग कैसे हैं। और
हम इस ब्रांड को सपोर्ट कर रहे हैं या हम ये गाना बार बार सुन रहे हैं, वो आप देखिए फेसबुक या किसी भी वेबसाइट या जिस तरह की टेक्नोलॉजी है वो आप इसी चीज पे कैश करता है कि आप बार बार स्टेटस लगाते हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, आप दुनिया को बता रहे होते हैं कि मैं अलग कैसा हूं, देखो मैं ये गाना सुन रहा हूँ, ये मैंने शेयर किया। तो वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है अपनी पहचान बनाने की, देखो मैं अलग कैसा हूँ, या मैं इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं कूल हूँ, या इस तरह की चीजें। तो ये उस दौर का, उस उम्र का वो तकाजा होता है। इसको कहेंगे कि कुछ उम्र का तकाजा, कुछ नशा जवानी का है, तुझ पे कुछ असर भी शहर के पानी का। तो उसको पकड़ा मैंने, उसको उभारा। जी सर। सर मेरा अगला सवाल है, सवाल या संशय कह लीजिए, कि एक जो रग पकड़ी आपने भारतीय शिक्षा नीति की या भारतीय मानसिकता की, वो है अंग्रेजी, इंग्लिश। इंग्लिश को जो हमारे भारतीय हैं वो पैरामीटर ऑफ इंटेलिजेंस बना के रखे हैं। तो उसमें आपने लिखा है, मुझे जहां तक याद है, मैंने पढ़ी है किताब, कि हम इंटर के छात्र हैं हिंदी मीडियम के, हमारी ग्रामर और इंग्लिश होती ज्यादा अच्छी है, वो अलग बात है कि हम बोल नहीं पाते। और ये कॉन्वेंट वाले, कॉन्वेंट वालों की और ये हाथी कॉन्वेंट कम है, वाले, बोलते ज्यादा है। बिल्कुल सर, हाथी कम आपने खूब पूरी कर बोलते दी है ज्यादा। पंक्ति। तो सर ये मतलब ये तो चलिए एक हास्य के रूप में हमने व्यंग्य बात कर ली, हास्य की बात कर ली, लेकिन सर इसके बारे में आज आप खुद इतने सक्सेसफुल हैं, तो क्या कहना है आपका कि क्या इंग्लिश इज द पैरामीटर ऑफ सक्सेस? क्या ये पैरामीटर हो सकता है हमारी इंटेलिजेंस का? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये हमारी इस पर कभी आप, मैं तो बहुत छोटा हूँ पर इस पर कभी आप अभय दुबे जी को सुनिए। हाँ, CSDS के वो हैं, मतलब ये औपनिवेशिक औपनिवेशिक मानसिकता है, ये हमारी गुलामी है कि अंग्रेज छोड़ के चले गए 1950s में। अंग्रेजों की जो शिक्षा नीति है मैकॉले की, 1830s में कुछ आई वो, और ये उनका बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग था कि कैसे हम इनको अंग्रेजी कल्चर और अंग्रेजी भाषा के गुलाम बनाएं कि ये जीवन भर हमसे आजाद भी हो जाएं, लेकिन उन्हें पता था आजाद तो होंगे, कभी ना कभी संघर्ष हो गए, लेकिन ये बौद्धिक रूप से हमसे जुड़े रहें। तो अभी भी किसी भारत में कोई भी कितना भी अच्छा काम कर रहे, लेकिन जब तक उसको फॉरेन से उसको वो नहीं मिल जाता पुरस्कार, तब तक उसकी हमको इज्जत नहीं करते। मतलब हम इंतजार कर रहे हैं कि गांधी जी को नोबेल कप नहीं मिला, क्या गांधी जी किसी नोबेल से छोटे हैं? तो हमारे यहाँ ये है कि अंग्रेजी पहली बात, ये सिर्फ एक भाषा है, ये ज्ञान की परिभाषा नहीं है, ये सिर्फ एक भाषा है। क्योंकि हमारा सारा काम अंग्रेजी में है, बाजार अंग्रेजी में है, हमें इसे आना चाहिए, हमें आना चाहिए, और हमें ज्यादा से ज्यादा भाषाएं आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ अंग्रेजी नहीं, हमें अगर हम उत्तर भारत के हैं तो हमें दक्षिण भारत की एक भाषा आनी चाहिए, हमें अपने पूर्वजों की, हमें संस्कृत आनी चाहिए, क्योंकि इतना इतना सुंदर, इतना खूबसूरत साहित्य लिखा गया है संस्कृत में। हम कटे हैं, पूरी परंपरा से कटे हुए हैं हम अपनी। हम अंग्रेजी आनी चाहिए बस, एक भाषा के रूप में। और वो कूल होने का वो नजरिया नहीं है, मतलब वो कूल होने का पैमाना नहीं है, या आपके पढ़े लिखे होने का पैमाना नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ और हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए। जैसे वही आदमी एयरपोर्ट पे जाएगा अंग्रेजी बोलने लगेगा, वापस रेलवे स्टेशन पे आएगा और हिंदी में बात करने लगेगा। ये कुछ ऐसा है कि मेट्रो में जाएगा तो एकदम शब्द हो जाएगा, और बस स्टॉप पे आएगा तो थूक देगा पान खा के। ये वो वाली मानसिकता है, औपनिवेशिक मानसिकता। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको सीखनी चाहिए एक भाषा के रूप में, पर हमें अपनी भाषा पर उतना ही अधिकार होना चाहिए, और उसका जितना फैलाव है उस भाषा का, उस भाषा में जितनी गहराई है, और इतनी बोलियां हैं अंग्रेजी में, क्या इतनी बोलियां हैं? नहीं है कि अगर आप गांव का साहित्य लिखेंगे, आप देशी क्षेत्र का लिखेंगे, तो आपको शुरू करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि हिंदी कमजोर है कहीं, हिंदी कहीं कमजोर नहीं है। जैसे अब युवाओं की बात कर लें, सबसे ज्यादा हिट अभी यूट्यूबर कौन है? बीबी की वाइन्स है, कैरी मिनाटी है। कंटेंट किस में बनाते हैं? हिंदी में बनाते हैं ना, और वो हिट है, स्टार है। अंग्रेजी में तो नहीं बनाते ना। आपको मजा लेना है, आप हिंदी में मजा लेने जाते हो, आपको हीरो बनना है तो इंग्लिश बोलने लगते हो। ये गलत है, ये गलत है। तो अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है मेरे लिए, ये सफलता की, ये विद्वान होने की परिभाषा नहीं। सर बहुत काम की, बहुत जरूरी और बहुत समझने वाली बात कही। अगर माता पिता या अभिभावक गण हमारा ये सेशन देख रहे हो तो सर की बातों से यथार्थ रखें। हम लोगों की इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, पर आज हम, मतलब सर मैं तो नहीं, सर आज कहीं ना कहीं है, मतलब
सर मैं आपके बारे में क्षमा चाहती हूँ, टिप्पणी कर रही हूँ, लेकिन कम इंग्लिश के साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है, किसी मुकाम को हासिल किया जा सकता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर विशाल जी पूछ रहे हैं और भाषा मेरा की भी समझ सवाल आपको है। दिखाती है कि आपकी गहराई कितनी है। हाँ नहीं हाँ सर, हाँ, पहले आप बोले। बोलिए ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाषा की जो समझ है वो आपके व्यक्तित्व की गहराई दिखाती है कि आप आपके आपने पढ़ा कितना है, उस उतनी अच्छी आपकी भाषा है। जैसे मैं कह रहा हूँ और मेरे मेरे पास अच्छे शब्द नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि मैंने कोई ज्यादा पढ़ा नहीं है, पर हर सही मंतव्य के लिए मेरे पास सही शब्द हैं। तो हाँ, मेरे व्यक्तित्व में कुछ गहराई है। गुलजार को सुने आप, या गुलजार साहब को, या किसी को, देखिए कितना खूबसूरत वो उर्दू या हिंदी बोल रहे हैं, वो कितने गहरे आदमी है, इससे पता चलता है। भाषा सिर्फ ये है बस। जी हाँ, सवाल क्या था? सर विशाल जी पूछ रहे हैं, विशाल जी तो वैसे बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, शिवम मिश्रा जी और विशाल जी, शिवम पाराशर जी, हाँ हाँ, शिवांश बिल्कुल पाराशर जी, बहुत लोग जुड़े हैं हमसे कि आप बिल्कुल बिल्कुल। लेखन का कार्य बहुत खूब करते हैं, उसमें तो आपने पारंगत हासिल कर ली, साथ साथ आप एक सरकारी नौकरी भी करते हैं। तो सर दोनों चीजों को कैसे मैनेज करते हैं और कितना यथार्थ कर पाते हैं आप अपना शौक या रुचि जो है लेखन की, उसे कितना यथार्थ कर पाते हैं? कितना न्याय कर पाता हूँ मैं जी, इन दोनों अपने अपने जो मेरा दफ्तर है, जो मेरा प्रोफेशन है, मैं उसके साथ कितना न्याय कर पाता हूँ। तो देखिए, सरकारी नौकरी और खासकर केंद्र सरकार की जो नौकरी है, उसमें खास बात यह है कि आपको शनिवार और रविवार अवकाश मिल जाता है। तो इतना बहुत है अपने पठन पाठन के लिए। और 9:30 से 6 तक ऑफिस होता है। और उसके बाद दूसरी जो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी शादी नहीं हुई है, तो मेरे पास समय ही समय है अपने लिए। अकेले रहता हूँ, तो ऑफिस का काम ऑफिस में, घर का काम घर पे। दो ही चीजें हैं, ऑफिस से मुझे रोटी मिल रही है, साहित्य से मुझे खुशी मिल रही है। जीवन में दोनों जरूरी है। सर यूपीएससी की तैयारी में आपका विषय हिंदी साहित्य रहा, तो हिंदी की वर्तमान स्थिति को थोड़ा प्रस्तुत करें सर, शिवांश जी की रिक्वेस्ट है, बार बार पिन कर रहे थे। ये सवाल दो तरह से हो सकता है, हिंदी की वर्तमान स्थिति या हिंदी साहित्य की वर्तमान स्थिति, इसको आप क्लियर करें। और दूसरी चीज, मैं हिंदी साहित्य मैंने लिया था यूपीएससी के इम्तिहान में, और उसी का ये फल रहा कि मैंने हिंदी पढ़ी और मैं हिंदी पढ़ता रहा। मुझे इतना मजा आया कि ये इससे मैं अछूता क्यों था, अभी तक मैं कहाँ था, मैं कहाँ ई बराबर एम सी स्क्वायर पे दौड़ रहा था, या मैं मतलब जिंदगी कौन सी इक्वेशन में न्यूटन वो क्या मैक्सवेल के लॉ से निकालूंगा। यहाँ था ये, मुझे ये जो है मतलब जो आपका प्रोफेशन है वो आपको क्या कहते हैं, आर्थिक सफलता तो दे देता है, पर ऐसा तो नहीं वो जीना सिखाता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छे इंसान बन गए, कि आपको जीना आ गया, कि आपको जीवन में खुशी कहाँ से मिलेगी, आपका जीवन का मकसद आपको क्लियर हो गया। नहीं, तो साहित्य पढ़ा मैंने, हिंदी ऑप्शनल लिया और पढ़ता रह गया मैं। यार क्या गजब की चीज है। शुरुआत मैंने प्रेमचंद से की, और निर्मल वर्मा, और अभी जो इतने नीलोत्पल मृणाल हैं, सत्यव्यास हैं, क्या गजब का लिख रहे हैं। तो मुझे बहुत मजा आया। दूसरी चीज, अगर भाई क्लियर कर दें कि वो हिंदी साहित्य की स्थिति के बारे में बात करें या हिंदी की स्थिति के बारे में बात करें। हिंदी की स्थिति में मेरे ख्याल से हम बात कर चुके हैं कि हिंदी, भाई हिंदी की स्थिति जो है, एक बड़ी चिंता जताई जाती है कि हिंदी को खतरा है। मुझे नहीं लगता है हिंदी को खतरा है। हिंदी की गंगा को जब तक अवधी, ब्रज, राजस्थानी, इनकी धमनियों से रक्त मिलता रहेगा ना बराबर, हिंदी स्वस्थ रहेगी, हिंदी मस्त रहेगी। ठीक है, जी सर। हिंदी की गंगा में ये अवधि की सोन और इनसे सबसे पानी बराबर आ रहा है, और ये समृद्ध होती रहेंगी। और अगर हिंदी साहित्य की स्थिति है, भाषा की स्थिति है, तो भाषा की अगर बात करें तो लेखकों, पत्रकारों और इन सब का काम होना चाहिए कि हिंदी को ज्यादा से ज्यादा फैलाव लें। हम मराठी से शब्द लें, हम कन्नड़ से शब्द लें, क्योंकि हमारी परंपराएं मिलती हैं एक दूसरे से। हम राजस्थानी से शब्द लें, हम देशी शब्दों को अपने राष्ट्रीय साहित्य में इस्तेमाल करें, और हिंदी बढ़ेगी उससे, और बढ़ ही रही है। जितना सरकारी जितना सरकारी जो कार्य हैं उनसे नहीं बढ़ी, उतना बॉलीवुड से बढ़ी है, उतना वेब सीरीज से बढ़ी है, उतना विज्ञापनों से बढ़ी है, रेडियो से बढ़ी है।
और अगर हिंदी साहित्य की बात करें, मुझे लगता है कि वो पाठक जी हिंदी साहित्य की बात कर रहे थे। तो अगर हिंदी साहित्य की वर्तमान स्थिति की बात करें तो एक नई बयार तो आई है, और युवाओं का रुझान फिर से आया है। लोगों में लोग पढ़ रहे हैं हिंदी की, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी कहानियां उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के मुहावरों में आ रही हैं। बड़ी कठिन भाषा जो होती है उससे अभी नया लेखक उसमें नहीं लिख रहा है, क्योंकि कठिन भाषा शोध की भाषा है। भाई आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप शोध की भाषा लिखिए कठिन। लेकिन जो हमारी भाषा है, हमारी बोलचाल की भाषा, उसमें अगर साहित्य आ रहा है, जैसे भगवती चरण वर्मा, भगवती सॉरी भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता है कि जिस तरह हम बोलते हैं तरह तो लिख, किंतु उसके बाद भी हमसे बड़ा तो दिख। तो इस परंपरा को अभी नए लेखकों ने उठाया है, और लोग पढ़ रहे हैं उन्हें, और बात कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बयार जो है ये बड़ी सही जा रही है, और लोग रुझान बढ़ेगा। इसमें एक चीज जो मिसिंग है, जो अभी छूट रही है पीछे, उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करूं कि बाल साहित्य जो है वो खत्म है, मतलब उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और बच्चे हमारे वीडियो गेम्स और उसमें उलझे हुए हैं। अगर हम उस दिशा में कुछ पहल कर पाए, जैसे हम हमारी पीढ़ी थी तो हमने नंदन चंपक, बालहंस और नन्हे सम्राट ये सब पढ़े हमने खूब, और कॉमिक्स पढ़े, राज कॉमिक्स, नागराज, चौडंगी, ध्रुव, ये सब हमारे हीरो रहे। वहीं से हम साहित्य की दुनिया में आए हैं। वहां से थोड़ा सा वहाँ थोड़ा सा एक लेकुना है, वहाँ एक थोड़ी सी कमी है, जिसको हम थोड़ा काम करें, तो हम बचपन से ही बच्चों को साहित्य के प्रति आकर्षित करेंगे, तो हिंदी साहित्य वहां से जब खड़ा होगा तो और बेहतर तरीके से मजबूत होगा, मुझे लगता है। थैंक यू सर। शिवम जी लिख रहे हैं कि आप आंचलिकता को केंद्र में रखकर कुछ साहित्य लिखने को बल देते हैं। थैंक यू शिवम जी, सर के बिहाफ में। सर मेरा अगला प्रश्न था कि इतनी भाग दौड़ और उहापोह से भरी जिंदगी है, मतलब आप भी समझ सकते हैं, सोशल मीडिया जी जी सर पे बिल्कुल नाच रहा है सबके, फेसबुक, बिल्कुल व्हाट्सएप, ट्विटर, बिल्कुल। स्नैपचैट, पता नहीं कुछ मैंने छोड़ भी दिया होगा, मैं थोड़ी पुराने जमाने हाँ की हाँ। हूँ, नेटफ्लिक्स, अमेजन, पता नहीं क्या क्या। तो ऐसे माहौल में कैसे जहन में आया कि कुछ लिखा जा सकता है, उसे प्रदर्शित किया जा सकता है, पब्लिश कराया जा सकता है, और फिर वो ईश्वर की दया से और आपकी इतनी खूबियां हैं उसके हिसाब से बेस्ट सेलर अवार्ड भी मिला उस किताब को। तो सर अपना साहित्यिक सफर थोड़ा सा दर्शकों से साझा करें। जब आपने कहा कि जिंदगी बड़ी उहापोहों से भरी हुई है, आदमी ने खुद को इतना व्यस्त कर लिया है, और अस्त व्यस्त कर लिया है, उसको व्यस्त नहीं कहेंगे, उसको अस्त व्यस्त कहेंगे, कि वो वॉशरूम भी जा रहा है तो मोबाइल चला रहा है, वो सोने भी जा रहा है उसको नींद नहीं आ रही है, इंस्टाग्राम देख रहा है, मतलब यूं है कि ऐसे ये करता जा रहा है। उसे नहीं पता कि लोग उसका इस जीवन से इस ये जो आ रहा है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, और वो चुन भी नहीं रहा है। नहीं चुना उसने, उसने नहीं चुना कि अगला पोस्ट, उसे नहीं पता कि अगला पोस्ट क्या आने वाला है। उसने देखा जी। अगला पोस्ट, कोई मीम आया, अच्छा हंस दिया उसने, उसके बाद आया देश के किसी कोने में कोई खराब सी घटना हुई, वो दुखी हो गया, या किसी ने मेरी सरकार के खिलाफ लिख दिया, अरे मैं तो गुस्सा हो गया, या मेरी विचारधारा से खिलाफ। वो इतने सारे इमोशन का बम बनता जा रहा है कि ये इमोशन आया, अचानक से खुश हुआ, या क्या गजब पोस्ट, दुखी हो गया, गुस्सा हो गया, इमोशंस का बम। और क्या कर रहा है वो, घर पे बैठा हुआ है या अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है, और उसका हाथ पैर पूरा शरीर बिल्कुल नहीं चल रहा है, उसका केवल दिमाग चल रहा है, और वो बम बनता जा रहा है, और वो फट जाएगा, मतलब फटेगा, या फटता है। कितना स्ट्रेस आ रहा है लोगों को, कितना आप खुश नहीं रहते हैं। आप सोशल मीडिया चला के, आप फोन रख के सोचें कि आपको मजा आया क्या, आपको मजा नहीं आया होगा कि आप बड़ा संतुष्ट फील कर रहे हैं कि यार मजा आ गया आज सोशल मीडिया चला के। कभी ऐसा हुआ है? मुझे नहीं लगता कभी ऐसा हुआ होगा कि आज मजा आ गया था सोशल मीडिया चला के, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन का ही पूरा खेल है कि आप फोन उठाने जाते हो, टाइम देखने जाते हो कि कितना बज रहा है, और 5 मिनट बाद आते हो कि अरे ये मैं तो व्हाट्सएप चेक करने लगा था। आपको आपके 5 मिनट चले गए। तो ये नई दुनिया है, इससे हमें सीखना होगा, क्योंकि अभी एकदम नई चीज है हमारे लिए। तो हम सब जो है एक नए नियम मतलब नियम कह रहे हैं, नए कोड आएंगे, धीरे धीरे हम लोग उसके समझेंगे कि कितना कितना घंटा जरूरी है, कितना हम खुद चुनेंगे, क्योंकि अभी तो हम नहीं चुन रहे हैं। हम खुद चुनेंगे कि क्या हमारे लिए सही है, क्या नहीं सही है, एक समय बाद। पर साहित्य का जो बात है वो ये है कि साहित्य जो आप लिखते हैं और ये आप पढ़ रहे होते हैं, ये आपकी चॉइस है, और आप कुछ ग्रहण कर रहे होते हैं उससे एक्टिवली, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। आप
जब उसको पढ़ रहे हो पंक्तियों के बीच में आपकी पूरी कल्पना काम कर रही होती है, आपके दिमाग में चित्र बन रहा होता है। जो आप जो लेखक है उसकी कुछ विचारधारा है, उसके इर्द गिर्द उसने कहानी बनी है, वो उसमें कुछ कहना चाह रहा है और उसके हिसाब से कुछ गलत है उसको सही वो करना चाह रहा है, या कुछ लोगों की, जैसे मैंने अपने छात्र जीवन की पीड़ा है तो उस पर बात कर रहा है। आप कुछ सीख रहे हैं उससे, आप उससे, और दूसरी बात आप भाषा सीख रहे हैं। हो सकता है आपकी भाषा कमजोर हो, आपको बातचीत करना ना है, लेकिन आप किताब पढ़ रहे हैं तो आपकी भाषा अच्छी हो रही है कि हाँ भाई आप अपने आप को अभिव्यक्ति का एक माध्यम पा रहे हैं कि अच्छा हमने भाषा सीखी तो हम इस तरह से खुद को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो एक्टिव चॉइस से आप कुछ पॉजिटिव सीख रहे हैं। तो साहित्य साहित्य का मतलब ये ना सबका हित साहित्य। तो इससे ये है कि आप कुछ हासिल कर रहे हैं और आपका टाइम जाया नहीं हो रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, और एक्टिव चॉइस के साथ आप ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये एक पॉजिटिव देन मैं दे रहा हूँ लोगों को, मैं अगर मैंने लिखा तो मैं दे पाऊंगा, मैंने ऐसा सोचा और मैंने लिखा। तो साहित्य की यात्रा ऐसी रही कि किताब कई सबसे पहले आदमी अपने आसपास के लोगों को पढ़ाता है, तो मैंने अपने आसपास के लोगों को पढ़ाया। लोगों ने कहा कि बड़ा सही चीज है, तो मेरी भी कहानी है, तो उनकी भी कहानी है, ऐसा मैंने देखा था और ये पता चलना चाहिए लोगों को, ये संघर्ष सामने आना चाहिए। तो फिर साहित्य की यात्रा ऐसी रही कि मैंने हिंदी में उनको भेजा। 1 महीने बाद जवाब आया कि कहानी तो अच्छी है लेकिन हम पूरी तरह से श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि सबको पसंद आएगी कि नहीं, देहाती नाम कैसा रहेगा। तो अंत तक मैंने प्रेस किया कि देहाती नाम भी ठीक है क्योंकि उन्हीं लोगों की कहानी है, और अंत में उन्होंने सिलेक्ट कर लिया और फिर आ गई। और साहित्यिक यात्रा में क्या कहूंगा, एक ही किताब तो आई है, अभी यात्रा तो बस शुरू हुई है, अभी तो पहला मील का पत्थर पार किया है, अभी तो मंजिलें और भी हैं, रास्ते और भी हैं, पड़ाव और भी हैं, मील के पत्थर और भी हैं। जी सर। सर बहुत मैं अनुभूति जो मुझे फिलहाल हो रही है मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इतना मजा आ रहा है आपसे बात करने में, क्योंकि आप एज अ गेस्ट तो आंसर कर ही नहीं रहे, बिल्कुल एज अ फ्रेंडली वे में। यही शायद मुझे लगता है आपके भीतर का अपनापन है जो पाठकों को आपसे जोड़ता है, जो बेस्ट सेलर अवार्ड तक ले गया आपको। तो यही जो आप सहजता से शब्दों को पेश करते हैं, बिल्कुल मजे मजे में, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हो गया। दैट्स वेरी गुड सर। सर आगामी रचना के बारे में अपनी कुछ बताएं सर, कि क्या नेक्स्ट आप प्लान कर रहे हैं, क्योंकि लोग आपको पढ़ना तो जाहिर सी बात है और चाह रहे हैं, हाँ हाँ जी। और इसी शेड्यूल में प्लान करना है आपको वर्किंग आवर्स में। आगामी जो रचना है, हम सब ये मानेंगे, आप भी ये मानेंगे कि पिछले 6 7 8 साल बड़े उथल पुथल वाले रहे। अचानक से मतलब ड्रास्टिक बदलाव आया हमारे अंदर, युगांतरकारी जिसको हिंदी में कहेंगे बदलाव आया। एक तो सोशल मीडिया का था ही, सोशल मीडिया 2008 में ही आ गया था, लेकिन हमारे यहाँ जियो क्रांति हुई। उससे पहले भी लोग 15 रुपए का 3 दिन वाला इंटरनेट पैक कराते थे, 90 MB वाला। तो और लोगों में एक आक्रामक राजनीतिक चेतना आई कि आप, पहले ये था कि आपके राजनीतिक विचार होंगे नहीं होंगे, या आपके ज्यादा विचार आपके थे, आप फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं, आप कहानियों के बारे में बात कर रहे हैं, लड़के हैं बाइक्स के बारे में बात कर रहे हैं, लड़कियां अपने दूसरी चीजों के बारे में बात कर रही हैं। लेकिन राजनीति इतनी तेजी से हावी हुई कि हर आदमी राजनीति के बारे में बात कर रहा है, और पुरानी पुरानी दोस्तियां टूट रही हैं, पुरानी पुरानी दोस्तियां टूट रही हैं। हर आदमी के पास कहने को कुछ है, और उसका कहने को कुछ अपना नहीं है। वो जो किसी भी पार्टी के आईटी सेल से आया है, वही मैसेज व्हाट्सएप का ज्ञान लेके झगड़ा कर रहा है, और पुरानी पुरानी दोस्तियां टूट रही हैं लोगों की, लोगों के प्यार में दरारें आ रही हैं। तो ये बड़ा उथल पुथल वाला समय रहा कि दोस्त अपने दोस्त से कह रहा है कि तुम दोस्तद्रोही हो, या दूसरा कह रहा है तुम भक्त हो एकदम। तो बड़ा खतरनाक सा एक काल रहा। इसको मैंने एक व्यंग में लिखने की कोशिश की, जो भी कल छपा भी है, दैनिक जागरण में आ जाएगा आज। तो उसका व्यंग का एक छोटा सा पढ़ा हिस्सा मैंने मैं सर। पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। तो मैं पढ़ देता हूँ, तो उससे ये एक भूमिका जैसी है वो किताब की। मैं लिख के रखी है मैंने, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ तो एक आइडिया हो जाएगा कि अगली किताब मेरी किस बारे में है। कुदरत की बनाई सबसे नायाब चीज है इंसान। ऐसा जिस मीटिंग में तय हुआ ऐसा जिस मीटिंग में तय हुआ था, उसमें सिर्फ इंसान मौजूद थे, उसमें सिर्फ इंसान ही मौजूद थे। फिर एक छोटे से वायरस ने आके हमको बताया कि कुदरत इस नायाबी के बिना भी कितनी खूबसूरत है। नदियों साफ बहने लगी, हवा सांस लेने लगी, और आदमियों से त्रस्त पक्षियों ने तब गाया जब
ये कुदरत का बनाया सबसे नायाब चीज कैद में थी। बहुत कुछ था जो हम बीते इन अनुभवों से सीख सकते थे, पर अफसोस कि हमने सिर्फ थाली और नेताओं ने गाल बजाना सीखा। कई दिशाएं थीं जिनमें ये देश आगे जा सकता था। हमने धीरे धीरे करके हर एक दिशा को लिंच कर दिया। फिर हम सिर्फ एक दिशा में आगे बढ़े, पीछे। पर मीडिया उसे हमारी प्रगति, तरक्की की तरह से पेश करता रहा। पिछले दिनों में सबसे ज्यादा तरक्की हमने की वो पाबंदियों पे थी। दोस्ती के बाद, सॉरी, प्रेम के बाद जिस चीज पर प्रतिबंध लगा वो दोस्ती पे था। कि जैसे हम प्रेम एक ही धर्म में कर सकते हैं, वैसे दोस्ती भी अगर हम एक ही जाति में करें तो जिंदगी का नकलीपन बरकरार रहेगा। जिंदगी हमारा हाथ छोड़कर तब चली गई जब हम हाथ छुड़ाकर तब चली गई जब हम दूसरे हाथ में फोन की नोटिफिकेशन चेक कर रहे थे। फिर हम उसे मेले में ढूंढते रहे। और क्या था कि फेसबुक पर हर आदमी घर को याद करता रहा और घर जाकर भी फेसबुक पे ऑनलाइन रहा। बीते दशक में घर कोई नहीं पहुंच सका। ये सबसे खूबसूरत लाइन लगी। पिछले कुछ दिनों में देश में सिर्फ चुनाव चलते रहे और चुन हम कुछ भी न सके। और तो फिर ये मेरी कहानी नहीं है, ये कुछ ऐसे लोगों की कहानी है जिनसे मेरा वक्त बेसबब जुड़ गया और जिनकी छाप मेरे दिलो दिमाग में अभी तक हमेशा बरकरार रही। कुछ लोगों की दास्तान है जो जिन्हें रुकना था और वो बीच में छोड़कर चले गए, और उनकी भी जो वापस आकर भी रास्ते में ही रहे। कुछ लड़कियों के निश्चल प्यार की कहानी है जिन्हें बदले में सिर्फ दुनिया के दस्तूर मिले। और ये कहानी हर कहानी की तरह अधूरी है। कुछ बातों ने लोगों की चुप्पियों से उठाई गई, कुछ भूल गए लोगों की यादों से तराशी गई। और एक ऐसे समय में जब कहना बहुत सुनना कोई नहीं चाहता, कहना बहुत जरूरी हो जाता है, शायद खतरनाक भी। तो ये इसकी छोटी मोटी भूमिका मैंने सोची है, इसी पे कहानी है, और उम्मीद है कि मैं इस होली तक इस उपन्यास को मैं ले आऊंगा इंशाल्लाह। बहुत खूब सर, बहुत खूब। बहुत यथार्थ बातें कही आपने, और ये बात सच है कि पता नहीं क्या हम बढ़ रहे हैं आगे या पीछे आ रहे हैं। कि सही बात, अभी तक जाति को लेके प्रेम पर प्रतिबंध था, दोस्ती पर भी प्रतिबंध लग गया है। कहीं ना कहीं शायद पढ़े लिखे वर्ग के दिमाग में ये चीज कहीं छूट रही है, रह रही है, न जाने क्यों। और ये बहुत गलत है। मतलब जिस हिसाब से या जिस लोग लाइफ की हम कल्पना कर रहे हैं, जिस परिवर्तनशील से परिवर्तित भारत की कल्पना कर रहे हैं, उसके लिए तो ये स्वाभाविक सा गलत है। ये हमारे चेतना में था, हमेशा से था। ये अब सोशल मीडिया के बाद मुखर होके आ गया है। ये था हमेशा से। जैसे आपकी कोई दोस्त बनी, मान लीजिए, मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ या मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मेरा कोई दोस्त बना कॉलेज में, और मैंने घर पे जिक्र किया कि आज मेरा दोस्त बना है मोहित। मोहित बहुत बड़ा अच्छा लड़का है। मेरे पापा ने तुरंत पूछा सरनेम क्या है। सरनेम से क्या मतलब है, पर पूछना पड़ेगा। और उनका कोई संशय नहीं था, पर हम जानना चाहते हैं, सरनेम क्या है। हम क्यों जानना चाहते हैं, मन में है ना कहीं, वो मुखर होके आ गया है इस दौर में। बहुत गंभीर, बहुत विस्मय और बहुत ही मतलब चर्चा योग्य बात है ये। और मुझे लगता है ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। मुझे क्या, हम सभी को लगता है इवन, पर वही है कि जो हम सोचते हैं वही अगर हम उसे अपने कर्मों में उतार दें तो शायद भारत कहीं से कहीं पहुंच जाए। खैर सर लोगों की बहुत सारी अतरंगी ख्वाहिशें आ रही है। एक ख्वाहिश थी कि इस तरह से शायरी सुनी जाए, तो इस ख्वाहिश को मैं थोड़ा सा मॉड्यूलेट कर देती हूँ, स्टिमुलेट कर देती हूँ कि मुझे सर से शायरी नहीं, मुझे सर से वो कविता सुननी है, तू कौन है। बहुत प्यारी लगी सर, बहुत खूबसूरत, बहुत छुई हुई, भीतर तक जाने वाली। तू कौन है सर, एक बात, भले 4 लाइन अगर आप कंफर्टेबल हो तो। ये यहाँ नहीं सर बख्शा जाएगा आपको। ठीक है,
नहीं, मैं दूसरी कविता भी सुना दूंगा, मुझे कोई वो नहीं है। कविता है कि तू है कौन मेरी, मैं हूं कौन तेरा। जी। तू है कौन मेरी, मैं हूं कौन तेरा। सरोकार तेरा क्या मुझसे बता दे। नहीं जानता मुझको अनुभव नहीं है। मेरे दो नयन से ये पर्दे हटा दे। क्यों इज्जत तुम्हारे लिए मेरे मन में, क्यों स्थान तेरा औरों से अलग है। क्यों तेरे लिए हम हुए बेशर्म हैं, क्यों तेरे बिना आधे अधूरे से हम हैं। मैं क्यों मुस्कुराने लगा आजकल हूँ, है क्यों रंग छाने लगे आसमां में। मुझे फिक्र रहती नहीं अब मेरी, क्यों मैं खोने लगा हूँ क्यों तेरे जहां में। मुझे नींद आती नहीं आजकल क्यों, मुझे नींद आती नहीं आजकल क्यों। मैं क्यों तुम्हें ढूंढता हूँ, मैं क्यों राह चलते। तुम्हारी तमन्ना है क्यों मेरे दिल में, तुम्हारे ही सपने क्यों आंखों में पलते। और बस यहीं तक है शायद, थोड़ी सी और होगी, एक दो लाइन मैं भूल रहा हूँ। बहुत खूबसूरत सर, वो जो बीच में आप कहते हैं क्यों तेरी ही ख्वाहिशें हैं क्यों अधूरा हूं मैं, सर वो बहुत खूबसूरत पंक्ति लगती है, वो शायद मेरी फेवरेट है। सर इसके इसके अलावा बात करते हैं प्रतिलिपि की। प्रतिलिपि पर भी आप बहुत सजग रहते हैं। प्रतिलिपि ऐप है, मैं अपने जी। दर्शकों को बताना चाहूंगी। विशाल जी अगेन एंड अगेन मैसेजेस कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों क्या को कह रहे हैं बताना विशाल जी? चाहूंगी कि अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, पाठक हैं, तो एक से एक लेखकों की बेहतरीन कहानियां, बेहतरीन नज़में उसमें हैं। मेरे हिसाब से मुंशी प्रेमचंद्र जी भी वहाँ हैं। और मैंने सारे बड़े मैं लेखक, पुराने बहुत सारे कॉपीराइट फ्री बड़े लेखक सारे वहां पे हैं। जी, मैं बहुत पहले से पढ़ती हूँ प्रतिलिपि, तो एक यही शायद मेरे फ़ोन का सदुपयोग है। तो सर प्रतिलिपि पे मैंने मैंने देखा आप बहुत हल्की-फुल्की सामाजिक बातों पर भी आप बात करते हैं, जैसे कि छाते के भीतर धूप, छाते के साए में धूप, सॉरी, छाते के साए में धूप, जिसमें आपने एक पिता-पुत्र के रिश्ते को जो है, वो बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है और ये शायद सभी के घरों में होता है, ये चीज़ नॉर्मल है। मतलब शायद मुझे लगता है बहुत, मुझे नहीं पता, शायद बहुत रईसों के यहाँ तो मैं रही नहीं हूँ। मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें तो घर भी सामने वाले का है, कमा भी वही रहा है, पैसा भी पिताजी का ही है, पर न जाने क्यों हम उनसे नहीं बोलते, वो हमसे बात नहीं करते। वो माँ से कह देते हैं, माँ मुझसे कह देती है। उससे कह देती और है। आपसी परिदृश्य में हम हाँ हूँ में जवाब देते हैं। और हाँ। एक ये भी सच्चाई है कि वो भी हमारा बहुत भला चाहते हैं, कि मतलब कहते हैं बिल्कुल कि जीवन में अगर कोई आपकी तरक्की देख सकता है तो वो हैं आपके पिता। और बिल्कुल हम भी बिल्कुल। चाहते हैं कि बस वो स्वस्थ रहें, हम भी उनकी छोटी-बड़ी आदतें पसंद नहीं होती है, ऐसा क्यों खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल है इसमें, और उन्हें लगता है अरे हम तो हमेशा से खा रहे हैं, तुम अब पढ़ लिख के सिखा रही हो। हाँ, तो तुम ये जो सिखाओगे हमें अब। तो ये जो बहुत पिता-पुत्र काबिल का बने हो तुम। रिलेशन या पुत्री-पिता का रिलेशन आपने यथार्थ किया है अपने शब्दों में सर, उसके बारे में आपने एक नन्ही कली, मतलब कि समाज के परिदृश्य में जो आपने एक लड़की की भावनाएं जताई हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लिखा है आपने। तो सर इसमें से अगर आप कुछ समझाना चाहें या बताना चाहें। जो कहना था वो तो मैंने कविता में ही कह दिया, कविता ही मैं दोबारा चाहूँ तो पढ़ सकता हूँ। हमारे साथ पिता और पुत्र के रिश्ते में, हमारे यहाँ खासकर भारत में, पूरे भारत में पिता और पुत्र में संवाद बहुत कम है, बहुत कम है। पुत्री में भी सर। हाँ, ये आप बिल्कुल कह सकते हैं। माता पुत्री में है संवाद, माता पुत्री में हाँ। संवाद है, पर पिता और पुत्र में संवाद कम है। पिता और सॉरी, पुत्र और माँ में संवाद है थोड़ा, लेकिन पुत्र सारी चीजें वो माँ से डिस्कस नहीं कर सकता। कुछ चीजें हैं जो पिता से कर सकता है, पर पिता से वो संवाद नहीं है। ये बड़ी ये चीज हमारी शिक्षा में आनी चाहिए, कि पिता और पुत्र में संवाद बहुत जरूरी है एडल्ट एजुकेशन में, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो आदमी पिता की बजाय बाहर से सीखता है, अनफिल्टर्ड तरीके से, और वो नुकसानदेह हो सकती है। तो बड़ा असहज सा रिश्ता है पिता और पुत्र का, उसी को मैंने लिखा है कि हम बात नहीं करते हैं। वो माँ से कह देते हैं, माँ मुझसे कह देती है, हम बात नहीं करते हैं। हाँ, जरूरी बात हो जाती कभी चुपचाप हाँ हूँ, या कोई दर्शन उन्हें अच्छा लगा तो डांट दे दी। जाहिर कभी हम अपने जज्बात नहीं करते हैं, नहीं हम बात करते नहीं हैं। करते हैं। तो ये है। बहुत बहुत सामान्य सी बात है ये, और बहुत से भारतीय परिवारों में देखी गई है, जो बहुत ऊंचे लेवल के नहीं है। अव्वल दर्जे के लोगों की मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि शायद मैं ऐसे लोगों से सरोकार मेरा कम है, मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ, या ऐसे लोगों को कम देखा है मैंने।
तो ये बहुत आम बात है। दूसरी जो आपकी कविता आपने लिखी थी या फिर जो आपने जागरण में आर्टिकल लिखा था, वो समाज की नजरों के सामने एक नन्ही सी कली का था कि किस तरीके से, मतलब उसमें शायद आपने रेप विक्टिम की बात की थी, मैं जहां तक समझ पाई उसको, कि विक्टिम स्टिल विक्टिम वही है, मतलब करने वाला बेगुनाह है और वो विक्टिम ही है, उसे दया की भावों से ही देखा जा रहा है। तो वो बात की थी आपने। उससे उससे बेहतर अगर मैं एक कविता में उसे शब्दबद्ध करूं किया था जो पृथ्वी पे थी, और वो उससे अरे विक्टिम से पहले का वो नजरिया है जो हम जिससे हम अपनी महिलाओं को देखते हैं। तो एक लड़की लड़की की आवाज में अगर आप सुने इसे, अगर एक युवा लड़की आपसे कह रही है कि मेरे कंधे से ऊपर भी मैं ही हूं पर तुम देखते ही नहीं। जब तुम सड़क पर कुहनिया कर अपने दोस्त को इशारा करते हो, जब तुम सड़क पर मेरी तरफ देख के अपने दोस्त को कुहनिया कर इशारा करते हो, तब तुम भूल जाते हो कि मेरे पास भी आंखें हैं जो समझती चलती हैं दुनिया की तस्वीरों को। तुम देख नहीं पाते मंजिलों की खोज में निकली अनंत संभावनाओं को। तुम्हें देखते हैं बस आसपास घूम रहे मांस के पिंड। मेरे कंधे से भी ऊपर भी मैं ही हूं पर तुम देखते ही नहीं। तुम आते हो मेरे पास चाचाओं और फूफाओं की शक्लों में, और फिर देखकर कंधे के नीचे कहते हो लड़की अब बड़ी हो गई है, इस पर बंदिशें लगाओ। कंधे से ऊपर जो देखते तो देखते मेरी आंखों को, कितने सपने मैंने बुने हैं कल के लिए। कभी सुनते तो सुनते मेरी चहकती घुंघराली आवाज को, बहुत परिपक्व तो नहीं मगर कहने के लिए कुछ है। तब तुम फतवे न जारी करते, पढ़ते मेरा दिमाग जो बिखरे बिंदुओं को जोड़कर राह बनाने लगा है, जो चुनना चाहता है अपने पंखों को परवाज देकर उड़ने की आजादी। जब मैं बोलना सवाल करना जब मैं बोलना और तर्क करना चाहती हूँ, जब मैं पूछना सवाल करना चाहती हूँ, तुम डपट देते हो मुझे कहकर नारी तुम केवल श्रद्धा हो, और छीन लेते हो मुझसे चुनने का अधिकार। दब जाऊं मैं अपनी ही महानता के बोझ से। ये आजादी घर की वस्तु छोड़ बाहर की वस्तु बनने की नहीं है, जो परोसता है बाजार फुहड़ता और बेढपता को आधुनिकता के लबादे में। मैं इतनी आजाद भी नहीं होना चाहती कि तुम छिड़को डियो और मैं उड़ती हुई गिरूं तुम्हारे ऊपर। चीजें इतनी आसान तो कभी ना थी। तुम बातें करते मुझसे ढेर सारी तुम अगर बातें करते मुझसे ढेर सारी प्यार और सेक्स की बातों के अलावा, तुम चौंकते ये जानकर कि मुझे भी दुनियादारी आती है। तब तुम टालते ना मुझे कहकर लड़की का मैटर, पर अफसोस तुमने मुझे कभी कंधे से ऊपर देखा ही नहीं। मेरे कंधे से ऊपर भी मैं ही हूँ तो तुम देखते ही नहीं। सर बहुत खूब सर, गूज बम्स आ गए सर, रियली रोंगटे खड़े हो गए सर। सर इसी बात पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हूँ निशब्द, हूँ बेबात, अब बातों से न रिझाओ मुझे। हूँ निशब्द, हूँ बेबात, अब बातों से न रिझाओ मुझे। तुमसे दूर हूँ आजाद, अब फिर अपने पास न बुलाओ मुझे। मतलब ये मतलब सर ये जो समाज है ना, जिसने शायद हम लोगों मतलब हम नहीं नारियों पर स्त्रियों पर इतनी तोहमतें इतने आरोप गढ़ दिए हैं कि अब वो शायद शांत रहना ही उनका बेटर है इस पारिवारिक स्थिति को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए। तो हूँ निशब्द, हूँ बेबात, अब नई नई दलीलें मत दो मुझे, तो अब बातों से न रिझाओ मुझे। तुमसे दूर हूँ, मतलब इस समाज से दूर भी एक मुझे लगता है समाज होना चाहिए जहाँ स्त्री को पूछा जाए, पूजा जाए, कंधे से ऊपर ही उसे देखा जाए। तो तुमसे दूर हूँ आजाद, अब फिर अपने पास न बुलाओ मुझे। सर ये बात मुझे आपकी बात से याद आ गई। मैं ही कभी अपनी कलम चलाती रहती हूँ ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं आपकी मैं दो लाइन और जोड़ दूं कि मुझे देखने दो जगत का अंधेरा, मुझे देखने दो जगत का अंधेरा, मेरी आंखों से श्वेत पर्दे गिराओ। मुझे देखने दो जगत का अंधेरा, मेरी आंखों से श्वेत पर्दे गिराओ। मुझे नापने दो पहुंच मेरे दिल की, ना पर मेरे कतरो ना आवाज दबाओ। और चैन राह का ना करो मेरी खातिर, चैन राह का ना करो मेरी खातिर। मुझे रास्ते नव बनाने सिखाओ, जो चुनना ही है कुछ अगर मेरे हित में। चुनो अंत तक फिर मेरा साथ आओ, चुनो अंत तक फिर मेरा साथ आओ। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं फिर जरूर अपनी डायरी में आज लिखूंगी।
बहुत चटपटी और मजेदार बातें हो रही हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम सेशन होस्ट कर रहे हैं। नीचे जनता सवाल पे सवाल किए जा रही है कि बहुत ही संवेदनशील मैं कुछ कुछ पढ़ देती हूँ इन लोगों के सवाल भी। बहुत ही संवेदनशील पंक्तियां हैं। कोई लिख रहा है कड़वी सच्चाई है समाज की, तो हीरा जी लिख रहे हैं बहुत बढ़िया सेशन। और कुछ लोग लिख रहे हैं कि मैं प्रतिलिपि आज ही इंस्टॉल करूंगा, देखूंगा। सर, प्रतिलिपि से जुड़े अपने सफर के बारे में बताएं, और जो आपकी कहानी है उस पर कोई मूवी या वेब सीरीज भी बन रही है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिलिपि के साथ मेरा सफर यूं शुरू हुआ कि प्रतिलिपि एक फ्री वेबसाइट है, और बाद में मेरी उनके जो संचालक हैं, उनके जो बड़े लेखक हैं, उनसे मेरी जान पहचान भी हुई। लेकिन शुरुआत में एकदम ये फ्री वेबसाइट है, तो मैंने अपनी कहानी एक डाल दी, लव एट द एज ऑफ 17, 17 की उम्र का प्यार। बड़ी हिट हुई वो कहानी, तो करीब 25-30 हजार लोगों ने पढ़ ली वहां पे, क्योंकि वहां पाठक फ्री है, फ्री में आपकी किताब पढ़ सकता है, और बहुत लाखों पाठक है उसके पास, लाखों पाठक, लाखों लेखक हैं उसके पास। पढ़ ली लोगों ने, बड़ी अच्छी लगी, कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं। जब पहली बार कोई कहानी लिखता है तो रोज चेक कर रहा है, अरे आज क्या कमेंट आया, सबको रिप्लाई कर रहा है, वो रोज देख रहा है, अरे आज क्या हुआ, कौन क्या कह रहा है मेरी कहानी पे। तो उससे एक ऊर्जा मिली कि अगर मैं लिखता हूँ तो लोगों को अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने एक दो कहानी और लिखी, और फिर उसके साथ जैसे मैंने बताया कि देहाती लड़के का जो पहला चैप्टर था, मैंने डायरेक्टली प्रतिलिपि पे ही लिखा था। मैं उपन्यास नहीं लिखने वाला था, मैं बस उस पर कहानी लिख रहा था। एक चैप्टर लिखा, लोगों ने कहा और बताओ, और आगे क्या हुआ, तो मैंने दूसरा चैप्टर लिखा, मैंने कहा आगे क्या हुआ, तो मैंने फिर कहा कि रुको, अभी मैं इसको पूरा कर लेता हूँ। पूरा करके भेज दिया और छप गया। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जो देहाती लड़के इतनी हिट हुई कि प्रतिलिपि की नजर में आई, और वो इसके साथ प्रतिलिपि ने वेब सीरीज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, और उम्मीद है कि वो किसी अच्छे प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलके इस पे जल्दी ही वेब सीरीज बनाएंगे देहाती लड़के पे। बहुत शुभकामनाएं सर। हम कोशिश, हम दुआ, हम सारे लोग ब्लेसिंग्स करेंगे, ईश्वर से विशेष करेंगे कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों जल्दी। सर, बहुत मजा आ रहा हमारे दर्शकों को आपसे जुड़ के। लक्ष्मी चौकसी जी और भी बहुत लोग जुड़े, नमस्कार बोल रही हैं आपको, और भी बहुत लोग जुड़े हैं, मतलब सीरीज में कमेंट्स हैं। तो सर, चूंकि ये समय की कमी आपके पास भी है, और लगभग 1 घंटे का सेशन हो गया हमारा, तो सर फिलहाल मैं आप सर, लग ही नहीं रहा, मैं कह रही हूँ ना, पहली बार मुझे लग नहीं रहा मैं सेशन होस्ट कर रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं बातचीत करने, अपने किसी मित्र से बात कर रही हूँ, बात करने किसी को बुलाया है। तो सर फिलहाल के लिए हमारी पूरी सरल भारत की टीम विदा लेगी आपसे। सर बताएं, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैंने कहा ये परंपरा जारी रहे दोस्ती की। आगे सर बिल्कुल, बिल्कुल सर, मिलते रहेंगे हम आपसे। अब हम मतलब अब गेस्ट नहीं है सर, अब आप हमारे आज से, अब आप हम में से ही एक है। मैंने कितनी बार ये अपनी शायद सेशन में कहा, तो बिल्कुल जब जनता की फरमाइश होगी हम आपको बिल्कुल बुला लेंगे, और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप भी प्रकट हो जाएंगे हमारे सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही सर कविताओं कहानियों का सेशन रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक आखिरी विश मेरी थी कि जानू की देहाती लड़के में आपका फेवरेट अंश कौन सा है? मेरा फेवरेट अंश वो है जब वो कॉलेज में पहले दिन घुसता है, और उसका जो पहले दिन का वाकया उसके साथ होता है, जब उससे प्रेरणा दीक्षित पहली बार दिखाई देती है, तो मुझे वो अंश बहुत पसंद है। और आप कहें तो मैं पढ़ भी दूं उसे, अगर समय हमें करे, अदरवाइज हाँ ठीक है, किताब रखी हुई है सर। अगर मैं इस बात में ऐड करूं, और अगर मैं कहूं कि वो मेरा भी फेवरेट अंश है, तो शायद आप कहेंगे कॉपी कर रही है। लेकिन जब वो क्लास में जिस तरीके से घुसता है, चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां, कोई गिटार लेकर बैठा है, एक सर आए हैं जो जानते हैं अच्छा इसकी कंप्यूटर साइंस में रुचि है, इतने नंबर आए थे, वो जिसका नाम बताते वो एक्चुअली में कैंटीन वाला होता है, और वो तुरंत हाँ में मुंडी हिला देता है। वो अंश हम सबको ऐसा महसूस कराता है कि जैसे हम कल ही कॉलेज के फर्स्ट डे को जी के आए हैं। मतलब मैं भी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, तो वही चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां, क्योंकि वो भी 1946 की बनी है, तो सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती हैं और लोग ऊपर से नीचे देखते हैं बैठे हुए। हाँ ऐसा वही, और जाले लगे हैं, और पंखा बाबा आदम के जमाने के लगे हैं, जो अपनी स्पीड में चल रहे हैं, उन्हें पता नहीं वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और फिर हम सोचते हैं हम इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे कि हमें मतलब टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, ये है वो जगह, और हर कोई अपने अपने में उलझा हुआ है। तो वो अंश मेरा भी बहुत कनेक्टेड अंश है, बहुत फेवरेट है। सर प्लीज पढ़ के सुनाइए। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। ये जो हमारा देहाती लड़का है, उसका ये पहला दिन है कि कॉलेज में कैसा गया। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं,
कैसरबाग बस अड्डे की दीवार पर लिखी थी ये लाइन, आते वक्त देखा था। लखनऊ शहर में घुसने से लेकर बस अड्डे तक के बीच दो तीन जगह और ठीक यही है। लिखा था। कोशिश मुस्कुराने की बदस्तूर जारी थी। नया शहर, सपनों भरी आंखें। कॉलेज का पहला दिन था। मैं ऐसी फिल्मी लफाजी क्यों करूं जब मुझे ढंग से याद है कि तीसरा दिन था। शुरू के 2 दिन तो लेक्चर हॉल ढूंढने और सिलेबस नोट करने में ही चले गए थे। मैं धीरे धीरे सिर झुकाकर चल रहा था। मेरे लिए सब कुछ नया था, पहली बार था। अपने आसपास की हर चीज को ऑब्जर्व कर लेना चाहता था। एक जगह ज्यादा चहल पहल थी। साइंस कैंटीन का बोर्ड लगा था वहां पर। लखनऊ यूनिवर्सिटी हर साल जुलाई अगस्त में गुलजार रहती है। स्कूलों से निकलकर नई फसल आई होती है, पूरा कैंपस लहलहा रहा होता है। मेरी उम्र का 18वां पड़ाव था और अब तक मेरा यह भ्रम लगभग लगभग टूट गया था कि मेरा जन्म किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है। हालांकि ये भ्रम लगभग हर लड़के को 15-16 साल की उम्र तक रहता है। सबसे पहले क्लास फिजिक्स की होनी थी, जो लेक्चर हॉल में थी। क्लास की टाइमिंग 9:20 थी और मैं 9:18 पर पहुंचा। मैंने अंदर झांक कर कंफर्म किया, बीएससी फर्स्ट ईयर। एक चश्मिश लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। क्लास पहले से ही आधी भरी हुई थी। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि पहले आने और सीट छकाने की परंपरा को यहाँ के छात्र संजोए हुए होंगे। संजोए हुए हैं। फिजिक्स का क्लासरूम सीढ़ी नुमा थिएटर की तरह था। किसी राजा के डाइनिंग हॉल जैसी ऊंची छत थी, जिससे झूमर की बजाय जाले लटक रहे थे। हॉल के बीचों बीच किसी स्वर्गीय आशुतोष सिंह की तस्वीर लगी थी, जो शायद पढ़ते पढ़ते शहीद हुआ था। एंट्री करते ही हॉल के एक तरफ स्टूडेंट के नाम की लिस्ट थी, दूसरी तरफ माइक डेस्क। क्लासरूम क्लासरूम अखंड भारतीय संरचना के अनुसार दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ लड़कियां बैठी थी, दूसरी तरफ सभ्यता के विकास में पीछे छूट गई मेरी जाति के लोग। बीच में ऊपर चढ़ने के लिए एक चौड़ा रास्ता था। उम्मीद पाले आया था कि इंटर के सूखे के बाद, अभी एक भैया कह रहे थे ना लड़कियां भाव नहीं देती, तो ये सूखा है। उम्मीद पाले आया था कि इंटर के सूखे के बाद कम से कम ग्रेजुएशन में तो गल बहिया वाले फूल खिलेंगे। मगर यहाँ भी वही ऊपर था, एक तरफ लड़के एक तरफ लड़कियां। हाँ 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 हाँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी थी, जहां नए छात्र के घुसते ही लोग मुंडा कुक्कड़ कमालदा करके नाचने गाने नहीं लगते। सब व्यस्त थे। एक बार नजर उठाई, बिजी पीपल। मैंने लिस्ट में अपना नाम देखा, राज रजत सिंह चौहान। साला नाम से ऐसा लगता है जैसे खेत बेचकर आए हो पढ़ने। क्या जरूरत थी माता जी को ऐसा पान मसाला टाइप नाम रखने की, राज रजत सिंह। मैंने अपने नाम पर उंगली चलाई, जैसे पीछे बैठे बच्चों को कंफर्म कराना चाहता हूँ कि मैं भी इसी क्लास का हूँ। मैं पीछे मुड़ा और चुपचाप सबसे पीछे ऊपर की सीटों पर जाकर बैठ गया। मैं सबसे पीछे बैठा सारे लड़के लड़कियों के बारे में अपनी राय बनाने लगा। अरे इनको देखो, ये महाशय तो गिटार लेके बैठे हैं। साउंड पढ़ाया जाएगा क्या आज? सिलेबस में है क्या? अभी तो मैंने बुक्स भी नहीं खरीदी है। इस लड़के के हाथ में क्या है? रजिस्टर। देहाती लड़के, वो आईपैड है। मेरे बैग में क्या है? एक मेनका की रफ, जिस पर लिखा हुआ था सिर्फ बुद्धिमानों के लिए। सेलो ग्रीफर की कैलीग्राफर दो पेन। नीली काली पेन और सैनिक का पुराना ज्योमेट्री बॉक्स। मेनका की रफ ने मुझे थोड़ी बुद्धिमत्ता का एहसास कराया। इस माहौल को चीरती हुई एक लड़की, हाथ में पन्ना लहराते हुए घुसी। लंबाई 5-4 रही होगी। अपने से लंबी लड़कियों को मैं नोटिस ही नहीं करता। पता है रेंज में नहीं है। पता है रेंज में नहीं है। शक्ल कुछ कुछ अंकिता लोखंडे जैसी थी। बालों में बेतरतीब चूड़ा बनाकर बड़ी सी पिन लगाई थी, पर एक लट बार बार सामने आने की गुस्ताखी कर रही थी, और वो हर बार उसे कान पर चढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। केयरफुल केयरलेसनेस का बेहतरीन उदाहरण। उसने ब्लैक कलर की स्किन टाइट जीन्स पहनी हुई थी, पर नीचे चप्पल थी। गोरे पैर, उस पर ब्लैक नैरो बॉटम जीन्स। अगर काले पैर होते तो आप नॉवेल यहीं बंद कर देते, और भारत में रंगभेद बिल्कुल नहीं है। तो आगे पढ़ूं या बढ़िया है ऐसा? सर इसके आगे ही आती है वो लाइन, इंग्लिश मीडियम वाली। अच्छा। मैंने काट हाँ कर हाँ बिना ठीक है। उसकी तरफ देखे, उसकी हाँ जैसे कोई मास्टर करता है उसकी मिस्टेक को सही कर दिया। मैं इसको कर सर देता हूँ। अंकिता लोखंडे फेवरेट है आपकी?
फेवरेट थी उस समय, बहुत फेवरेट थी मेरी। सर वो मुझे समझ में आया कि जहाँ नायक नायिकाओं के नाम लिखते हैं लोग किताबों में, ऐश्वर्या राय और क्या आलिया भट्ट, अलग अलग नायिकाओं के, वहां अपने अंकिता लोखंडे को यूज किया, नाम उनका लिया, तो मैंने कहा पक्का ये सर का कहीं ना कहीं सरोकार है सर का। जी। तो गाइस गाइस, मैंने टाइम शेड्यूल चेंज कराने के लिए एप्लीकेशन रेडी कर दिया है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने साइन कर दिया है। यू गाइस फॉलो, एंड इफ एनीबॉडी गॉट एनी करेक्शन, मोस्ट वेलकम। उसने हाथ उठाकर क्लैप किया और सारी क्लास का ध्यान अपनी ओर खींचा। गजब एक्सेंट है इसका तो, मतलब अंग्रेजी हमको भी आती है पर हम बोल नहीं पाते, और इन कॉन्वेंट वालों को आती कम है, बोलते ज्यादा है। बोलते ज्यादा है। उसने एप्लीकेशन का पन्ना सबसे आगे वाले स्टूडेंट के सामने रख दिया और उसकी शर्ट की जेब में से पेन निकालकर उसके सामने पटक दिया। अपने हाथ जेब में डाल लिए और अपनी ही धुन में एड़ियों के सहारे हिलने लगी। सबसे साइन ले रही थी, थैंक यू वाला मुंह बनाकर मुस्कुरा भी रही थी। जब कोई पढ़ने की कोशिश करने लगता तो वह उंगली दिखाकर बता देती यहाँ साइन करना है। एटीट्यूड ये था कि लामार्टिनियर की पढ़ी लड़की का लिखा एप्लीकेशन है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, चुपचाप साइन कर दो। पन्ना रेंगते रेंगते जब मेरे पास पहुंचा तो अब मैं अपनी आदत के अनुसार प्रूफ रीडिंग करने लगा। अपने पिछले स्कूल में सबकी इंग्लिश में ही करेक्ट करता था। इससे पहले कि वह साइन करने की जगह उंगली दिखाती, मैंने बिना देखे ही हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। उसने मुझे घूर कर देखा। जाहिर है उसने मुझे पहले कभी नहीं देखा था। मैंने अपनी जेब से नीली सेलोग्राफर निकाली और वी रिक्वेस्ट योर हम्बल परमिशन काट कर वी हम्बली रिक्वेस्ट योर परमिशन कर दिया। फिर आगे पढ़ने लगा। अगर आप किसी कॉन्वेंट एजुकेटेड, सॉरी माय मिस्टेक, कॉन्वेंट एडुकेटेड लड़की की इंग्लिश में गलती एजुकेटेड। निकाल दें, एडुकेटेड लड़की की इंग्लिश में गलती निकाल दें तो एक्सप्रेशन देखने लायक होता है। और कुछ ना हो, एटीट्यूड जरूर होता है। अन्य को घूर ऐसे रही थी कि काश कहीं से गलती निकाल दे, पर इंटर में इंग्लिश में 94 नंबर लाना छोटी बात थी क्या? एक्सक्यूज मी, हमारी रिक्वेस्ट हम्बल होगी ना कि मैम की परमिशन, मैंने कागज पकड़ाते हुए कहा। ये मेरी धृष्टता थी या कॉन्फिडेंस कि मैंने गलती बजाने के बजाय उसके फेयर एप्लीकेशन को काट कर उसके ऊपर लिख दिया था जैसे मैं कोई टीचर हूँ। उसने आगे आ रही बाल की लटों को एक बार फिर कान के पीछे किया, हल्के से होंठ आगे किए और भव्य चुकाई। मैं ये देखते हुए एक्टिंग कर रहा था कि मैं उसे नहीं देख रहा हूँ। आओ थैंक्स, मैंने नोटिस ही नहीं किया था। फिर तिरछा सा मुस्कुराई। बाय द वे, आई एम प्रेरणा, प्रेरणा दीक्षित, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाथ आज तक मिलाया ही नहीं था किसी लड़की से, जन्म से चरण स्पर्श करते चले आ रहे थे, इसलिए कंधे के पास से हाथ हिला दिया। ये हेलो, सेक्शन जो है ना सर, एक वो एजुकेटेड वाला, ये चरण स्पर्श वाला, मतलब, और वो रफ रजिस्टर निकालने वाला, मतलब रियलिटी ये है, हम सब पहली बार जब क्लास में आते तो एक रफ रजिस्टर ही लेके जाते हैं, हम में पर सिलेबस नहीं है हमारे पास, और लोग इतना तामझाम लेकर बैठते, पता चला नंबर हमसे कम आ रहे हैं लेकिन इतनी मोटी मोटी बुक्स लेके डराएंगे। बिल्कुल। और वो लास्ट मोमेंट पे, एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे 5 मिनट बचे हैं, वो मोटी वाली किताब खोल के पढ़ रहे हैं। ऐसा भी होता है। और हमें ऐसा लगता है पता नहीं क्या आने वाला है जो हमसे छूट गया या जो इनने एक्स्ट्रा कवर कर लिया। मैं तो मतलब सर ईश्वर की दया से मैं ठीक ठाक पढ़ी हूँ, लेकिन मुझे उस टाइम तो लगता था, उस मोमेंट पे, कि मेरी बैक पक्की है। मुझे बैक आने वाली है। ये लगता था। बहुत कनेक्टेड है सर, मैं कह रही हूँ ना, हमें ऐसा लग रहा है हम कॉलेज लाइफ अपनी फिर से जी रहे हैं। तो बस ऐसे ही कुछ वाक्यों से भरी हुई ये किताब भी है, और उम्मीद करता हूँ, मैं पाठकों से अपील करता हूँ कि वो पढ़ेंगे इसे तो उन्हें अच्छा लगेगा, मजा आएगा उन्हें। बिल्कुल सर। सर बहुत मजेदार, जानदार, शानदार बातें रही हमारी। लगा ही नहीं हम कोई किसी लाइव शो में होस्टिंग कर रहे हैं। तो लेकिन सर समय की कमी के कारण विदा चाहूंगी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सर, सरल भारत में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर अपने दर्शकों के लिए आखिरी संदेश आप कोई देना चाहें? आखिरी संदेश, मुझे जो भी कहना होता है मैं अपनी कहानियों और किताबों में ही कह देता हूँ, तो उन्हें पढ़ लिया करें। थैंक यू सभी का, ऐसे ही जुड़े रहें हमसे, सर से प्रतिलिपि के माध्यम से। सर बहुत सारी सोशल साइट्स पर भी अवेलेबल हैं, और ये सोच के ना जुड़े सर से कि लेखक से जुड़ रहे हैं। मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रही हूँ खुद का। कल तक मैं ये सोच के जुड़ रही थी कि मैं शायद किसी बड़े लेखक से जुड़ रही हूँ, ये ना गलत हो जाए वो ना। अब ये सोच के बातचीत अपनी रखें, अपने मुद्दे रखें, अपनी ख्वाहिशें रखें कि आपका कोई मित्र है जो लेखक बन चुका है, और आपको बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिलेगा, इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ।
ठीक है सर, शुभ बेझिझक रात्रि सर, धन्यवाद आपका। साहित्य, बिल्कुल, धन्यवाद, धन्यवाद।